नमस्कार, प्रणाम छात्रों। आज हम हिंदी के हमारे पाठ्य पुस्तक में से या हिंदी के हमारी जो किताब है उसमें से पद्य क्रमांक 1 जिसका नाम था नवनिर्माण और जिसके कवि थे त्रिलोचन, इसका उत्तरार्ध देखेंगे। इसके पहले पूर्वार्ध में हमने इस पद्य की या जिसे यहाँ पे काव्य की जो रचना है या रचना के आधार पर जिसे चतुष्पदी कहा जाता है, इस चतुष्पदी का पूर्वार्ध में हमने देखा था, जिसमें लेखक ने बताया था कि यहाँ पे मनुष्य के जीवन में संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा यहाँ पे क्या नहीं है, पर्याय नहीं है। उसके पास संघर्ष करते करते ही अपने मंजिल तक पहुंचना ही सही मार्ग होगा। संघर्ष के बिना मनुष्य के जीवन में कोई और यहाँ पे पर्याय नहीं है। यह बात यहाँ पे त्रिलोचन जी ने बताई थी और इस बात को बताते हुए मनुष्य अपने जीवन में जब संघर्ष के द्वारा अपने मंजिल तक पहुंचेगा तभी उसका एक आनंद, उसका एक इतिहास लिखा जाएगा, वह उसके लिए प्रेरणादायी होता है। यह बात थोड़ी थोड़ी यहाँ पे क्या बताई थी त्रिलोचन जी ने हमें बताई थी। अन्य कुछ चतुष्पदियां हैं या अन्य कुछ चतुष्पदी है जिसे उत्तरार्ध के इस पाठ में आज हम अध्ययन यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि पाठ क्रमांक 2 पर हम आए हैं। अब हमें जिसको मंजिल का पता रहता है यहाँ से क्या करना है, शुरू करना है। इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ पे बल का भी उपयोग मनुष्य को दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए करना होगा। राह में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आगे बढ़ते रहने के अलावा हमें कोई दूसरा काम नहीं है, काम करना भी नहीं है। उस अंधेरे को दूर करते करते हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। यह हमने पूर्वार्ध में देखा था। अब हम उत्तरार्ध में इस पद्य के, इस चतुष्पदी की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे त्रिलोचन जी कहते हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है पथ के संकट वही सहता है। जिसे मालूम है कि हम मेरी मंजिल कहाँ पे है, जिसे मालूम है कि मुझे कहाँ पर जाना है, वह व्यक्ति पथ के संकट को वही सहता है। पथ, रास्ता, उस संकट पर क्या करता है, वही व्यक्ति क्या करता है, सहता है। क्योंकि उसे मालूम है कुछ राह चलने के बाद, कुछ रास्ता चलने के बाद मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे मेरी मंजिल मिलेगी। और इसी कारण वो क्या करता है, पथ के राह के जो कुछ संकट है वह क्या करता है, सहता रहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। सिद्धि का अर्थ है शिखर, सिद्धि का अर्थ है सफलता, सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है सफलता। और शिखर का अर्थ है, यहाँ पे शिखर का अर्थ है शीर्ष, जिसे क्या कहा है, शीर्ष कहा जाता है। या जिसे हम चोटी भी कह सकते हैं, चोटी या शीर्ष, चोटी या शीर्ष। सिद्धि का अर्थ है सफलता और शिखर का अर्थ है चोटी या शीर्ष या ऊंचा स्थान। यहाँ पे त्रिलोचन जी कहते हैं जिसको मंजिल का पता है, जिस व्यक्ति को मालूम है कि यह जीवन में मुझे कब तक संघर्ष करना है, मेरी निश्चित राह कौन सी है, मुझे कहाँ तक जाना है, मेरी मंजिल कौन सी है, इस रास्ते पर चलते वक्त मेरे सामने कौन कौन से संकट आने वाले हैं, यह जिस व्यक्ति को मालूम है वह संकट को वह सहता है, उन संकटों का वह सामना करता है। अब तो क्या होता है, एक दिन वह निश्चित तौर पर कहाँ पहुंचता है, सिद्धि, सफलता के शिखर पर वह पहुंचता है, क्योंकि उसने अनेक संकटों का यहाँ पर सामना किया होता है। अब अपना इतिहास वही कहता है, उसका एक अपना इतिहास बन जाता है और वह अपना इतिहास, अपना
अपना बीता हुआ जो समय था, बीता हुआ जो कल था, वह अपने आप ही वो कहता है, क्योंकि उसने अनेक यहाँ पे संकटों का सामना करते करते वह इस सफलता तक पहुंचा है। और उस सफलता तक पहुंचने के लिए उसने जो कुछ संघर्ष किया है उसका एक इतिहास बनता है। और इतिहास वह व्यक्ति जिसने समस्याओं का, संकटों का सामना किया है, वो अपने आप खुद ही क्या करता है, उस इतिहास को दोहराता है, उस इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। आगे की चतुष्पदी में त्रिलोचन जी क्या कहते हैं, देखिए, प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति का अर्थ यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेम। प्रीति का अर्थ है प्रेम। प्रीति के राह पर, यहाँ पे क्या करो, चले आओ। यहाँ पे प्रीति के राह पर, प्रेम के राह पर, यहाँ पे क्या करो, चले आओ। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि प्रीति के राह पर यहाँ पे क्या करो, चले आओ। इसका अर्थ है प्रेम, प्रेम के राह पर चले आओ। अब नीति के राह पर चले आओ। नीति का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे नीति, न्याय। नीति के राह पर चले आओ। यहाँ पे लेकर क्या कहते हैं, देखिए, कि एक अच्छा बुरा व्यवहार होता है, उस व्यवहार के बारे में यहाँ पे बताते हुए लेखक कहते हैं कि सभी लोगों को प्रीति के राह पर ही चले जाना चाहिए। प्रीति के यानी कि प्रेम के रास्ते से ही आगे बढ़ता रहना होगा। नीति, न्याय, अच्छा बुरा जो कुछ व्यवहार है, जो कुछ वर्तन है, उसके अनुसार इस राह पर हमें चलते रहना है। न्याय के इस राह पर चलते चलते अगर हम नीति के साथ अपने जीवन का मार्ग यहाँ पे आगे चलते चलते यहाँ पे चले, या आगे चलते चलते जब नीति का साथ हम देते चलेंगे, तभी क्या होगा, इस समाज का कल्याण होगा, अच्छा होगा। प्रीति की राह पर चले जाओ, चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। यहाँ पे सभी लोगों से कहते हैं कवि त्रिलोचन जी कि हमें प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, नीति के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है। नीति की राह पर चले आओ। और इस नीति से, इस प्रेम के व्यवहार में, यह किसी एक का नहीं, यह समाज सबका है। और इस नीति का और इस प्रेम का जब यहाँ पे मनुष्य उपयोग करेगा तो वह किसी एक का नहीं रहता, सबका हो जाता है। और इसी कारण हंसते गाते हुए नीति का राह, यानी कि हंसते गाते हुए इस राह पर हमें आगे बढ़ता रहना है और बढ़ते बढ़ते अपने मंजिल तक यहाँ पे पहुंचना है। आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए कवि, साथ निकलेंगे आज नर नारी। नर नारी का अर्थ यहाँ पे है पुरुष और स्त्री। नर नारी, इसका अर्थ है पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री आज के इस समाज में, आज के इस युग में अब क्या होने वाला है, साथ चलेंगे या साथ निकलेंगे नर नारी, पुरुष और स्त्री एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटों का ताज लेना, अनेक संघर्षमय जो जीवन के जो संकट होंगे, उन संकटों को, उन कांटों को ताज के समान क्या करना, अपने सिर पर लेना और उनको पार करना। यह नर नारी, यह स्त्री और पुरुष का यहाँ समान युग है। इस समान युग में, या स्त्री पुरुष को समान मानने वाले इस युग में जो कुछ कांटों से भरे यहाँ पर संघर्ष वाले जो कुछ क्षण होंगे, संघर्ष वाले कठिन यहाँ पे कुछ दिन होंगे, नर और नारी, स्त्री और पुरुष साथ चलेंगे, उन्हें पार करेंगे और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों यहाँ पे संगी है, साथ साथ रहने वाले सहचर है, साथ
अब रचेंगे समाज नारी। और जिस समाज में पुरुष और स्त्री की समानता यहाँ पे क्या जाती है, मानी जाती है, वह समाज यहाँ पे निश्चित तौर पर क्या करेगा, एक नया इतिहास रचेगा, नए समाज की रचना करेगा। यह पुरुष और स्त्री, यह नर और नारी जब दोनों साथ में चलेंगे, जब दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, एक साथ चलेंगे, तो निश्चित तौर पर इस समाज का कुछ न कुछ अच्छा ही होने वाला है। वर्तमान बोला, अतीत अच्छा था। वर्तमान में हमें ऐसा लगता है कि बीता हुआ जो अतीत है, बीता हुआ जो काल वो अच्छा था। प्राण के पद का मीत अच्छा था। मीत का अर्थ है मित्र, मित्र। यहाँ पे त्रिलोचन जी कहते हैं कि वर्तमान में ऐसा लगता है कि बीता हुआ जो अतीत था वह अच्छा, प्राण के साथ प्राण के पद का मीत यानी कि मित्र जो था, इस वर्तमान में बीते हुए अतीत में जो प्राण प्रिय जो मित्र थे, जो मीत थे, वह अच्छे थे, ऐसा लगता था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ पे लिखकर यहाँ पे त्रिलोचन जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वर्तमान में बीता हुआ पद अच्छा था, उस राह पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए जो कुछ मित्र मिले वह अच्छा था। मगर अब ऐसा लगता है कि आने वाला गीत मेरा भविष्य गाएगा, आने वाला जो कल है, आने वाला भविष्य है, वह भी अच्छा ही होगा। आने वाले इस भविष्य में जब यह भविष्य अतीत हो जाएगा, बीता हुआ पल हो जाएगा, तो उस भविष्य में भी क्या हो जाएगा कि गीत यह मनुष्य गाएगा, क्योंकि भविष्य भी जब अतीत होगा तो वह भी अच्छा लगेगा। यो अतीत का भी गीत अच्छा था, तब ऐसा लगेगा कि बीता हुआ पल भी अच्छा था, आने वाला जो भविष्य है वह भी जब अतीत हो जाएगा तो वह भी इस प्रकार अच्छा ही था। ऐसे यहाँ पे कवि कहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अनेक यहाँ पे संघर्ष के क्षण हो सकते हैं, अनेक यहाँ पे राह में क्या हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है, मगर इन समस्याओं को पार करने के बाद ऐसा महसूस होगा कि जिस प्रकार बीता हुआ क्षण अच्छा लगता है, उस प्रकार जब आने वाला समय जब बीत जाएगा तो वह क्षण अच्छा ही लगेगा। अब यहाँ पे इन सारे चतुष्पदियों में यहाँ पे त्रिलोचन जी हमें यह संदेश या यह इस चतुष्पदियों का उद्देश्य हमें दिखाई देता है कि मानव समाज में समानता, स्वतंत्रता और यहाँ मानवता स्थापित करना ही अच्छे और सच्चे मनुष्य का क्या है, धर्म है। और यही संदेश यहाँ पे कवि ने दिया है कि जीवन चाहे कितनी भी समस्याओं से भरा पड़ा करना हो, जीवन चाहे यहाँ पे कितनी समस्याओं से, अनेक समस्याओं को जूझना क्यों ना हमें पड़े, मगर इस समस्या को पार करने के बाद, इस संघर्ष के बाद आने वाला जो कल है वह एक इतिहास होगा। और उस इतिहास के शिखर पर जब हम पहुंचेंगे तो अपने आप ही हम क्या करेंगे, अपना गुणगान गाएंगे और आने वाले नए समाज को यह एक प्रेरणा होगी। ठीक है, यहाँ पे यह चतुष्पदी यहाँ पर क्या होती है, यह नवनिर्माण पद्धति यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आगे की तासिका को हम क्या करेंगे, नया पाठ या नई कविता जो कुछ होगी उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दोहराते हैं।